Good morning students, welcome once again in our class. Let's start today's topic, trends in the physical property. So we already discussed about the periodic table and let's some property of the element. हम अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर स्टडिंग एटॉमिक एंड आयनिक रेडी. रेडी मीन्स रेडियस, रेडियस सिंगुलर है और रेडी प्लूरल है. ओके तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एटॉमिक रेडियस. तो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? देखो वी नो दैट एटम इज स्फेरिकल. एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो उसकी कुछ रेडियस भी होती है, लेकिन बट एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब वो छोटा आता है और उसकी रेडियस को नापना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. बिकॉज एक फुटबॉल है या कोई सी टेनिस बॉल है, उसकी रेडियस तो आप इजीली नाप सकते हो, लेकिन एक एटम जो कि दिखाई नहीं देता, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसकी रेडियस बहुत ही डिफ़िकल्ट है. जैसे साइज़ ऑफ एटम अगर हम देखें तो 1.2 एंग्स्ट्रॉम के लगभग होता है एक साइज. तो 1.2 × 10⁻⁻10 एंग्स्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर. इतनी उसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली आएगी, विच इज़ टू स्मॉल. सो दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री. वो कोई स्फेरिकल तो घूमता नहीं है, वो स्फेरिकल भी घूमता है, डम्बल शेप में भी घूमता है, डबल डम्बल शेप में भी घूमता है, तो उसकी एक डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री. कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि इतनी बाउंड्री में ही वो प्रेजेंट है. ठीक है. सो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या है? देखो, एटॉमिक रेडियस इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन. देखो ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला शेल है. तो न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है इट इज़ नोन एज एटॉमिक साइज. इसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे और एटॉमिक साइज बोला जाएगा. सो हमको पता है कि एक अकेला सिंगल एटम तो होता नहीं है. साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर. लाइक अकेला एटम तो नहीं है कि उसकी साइज को हम मेज़र कर लें. देयरफॉर एटम तो हमेशा ग्रुप में होता है या बॉन्डेड होता है. देयरफॉर टू ओवरकम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडी आर यूज्ड. हम 4 अलग अलग तरह की रेडियस का यूज़ करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट रेडी, मेटेलिक रेडी, वॉन डेर वाल रेडी एंड आयनिक रेडी. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट रेडी. कोवेलेंट रेडियस मीन्स फॉर नॉन मेटेलिक एलिमेंट. नॉन मेटल के लिए हम कोवेलेंट रेडियस का यूज़ करते हैं. ओके तो नॉन मेटल के लिए हम कोवेलेंट रेडियस का यूज़ करने वाले हैं फॉर नॉन मेटेलिक एलिमेंट. तो कैसे? तो साइज ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज़ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एटम. दो एटम के बीच की डिस्टेंस होगी व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड. उनके बीच में जब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा. नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. सो हियर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का एक ये मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन एटम है और ये दूसरा क्लोरीन एटम. इन दोनों के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ये एक न्यूक्लियस है और दूसरा. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ओके ये वाला न्यूक्लियस एक क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस और दूसरे क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो ये बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 198 पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, इतना. तो 198 पिकोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. इसका अगर हम हाफ कर दें, हाफ द बिटवीन क्लोरीन मोलिक्यूल इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस. इसको अगर हम आधा कर दें, जैसे 198 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर. तो ये आपकी आ जाएगी एटॉमिक रेडियस 99 पिकोमीटर. मतलब एक क्लोरीन एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो 99 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेट होगी. कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडी मैंने बताया, रेडी प्लूरल फॉर्म में उसका. कोवेलेंट रेडी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, जो भी बॉन्ड लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे. नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस. मेटेलिक रेडियस भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पे ये मेटल के लिए होगी. जैसे दो मेटल है, दो मेटल के एटम है, वो आपस में पास होते हैं इस तरह से. तो इनके ये 2 एटम है, ये इस तरह से, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी इसका आधा
इंटरन्यूक्लियर सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल, इन दोनों के बीच का हाफ मेटेलिक रेडियस होगा। सपोज एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन द सॉलिड कॉपर इज 256, मतलब दो कॉपर के एटम है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर है, और इसका अगर हम हाफ कर दें 256 का तो 128 पिकोमीटर आएगा, मतलब एक कॉपर एटम की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 128 पिकोमीटर होगी। सो एटॉमिक रेडियाई बोथ कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियस। ओके, सो अब हम देखें, सो हियर हम एटॉमिक रेडियस को बोथ कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियस दोनों को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ओके, सो अब देखो, जनरली अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, मतलब अगर आप पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटा होगा। देखो ये लिथियम है, लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा है, उससे छोटा बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मतलब अगर लेफ्ट से राइट की आप तरफ चलते हो, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज छोटा होगा। सी द साइज, देखो लिथियम का साइज है 158 पिकोमीटर, 111, 88 पिकोमीटर, 77, 70, 74 एंड 72, साइज छोटा हो रहा है। दिस इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। उसी तरीके से आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट देख सकते हो, एटॉमिक रेडियस, सोडियम 186 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 160 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम 143, सिलिकॉन 117, मतलब साइज लेफ्ट से राइट की तरफ एटम का साइज छोटा होता है। ठीक है, अब एग्जाम में रीज़न पूछा जाएगा कि लेफ्ट इन पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, व्हाई, ऐसा क्यों? तो आप देखो, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, सारे इसमें सेकंड पीरियड है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन सेकंड शेल, दिस इज द 2, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ये ऑर्बिट का नंबर है, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दूसरे ऑर्बिट में, इसमें भी दूसरे सेकंड ऑर्बिट, सारे सभी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। सो रीज़न क्या है इसका? सो रीज़न इज दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में है, आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, सभी में वैलेंस शेल का नंबर सेम है, दूसरे शेल में दूसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में होगा, चौथे में चौथे पीरियड में होगा। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। आप देखोगे, देखो हियर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। यू कैन सी, हम देख सकते हैं इजीली, लिथियम मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, मीन्स प्रोटॉन बढ़ रहा है मीन्स न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो ये 3 है, इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन्स यहाँ पर 3 प्रोटॉन का चार्ज है, इधर 4 प्रोटॉन का चार्ज है, इधर 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जितने ज़्यादा प्रोटॉन और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा, देन द साइज विल बी डिक्रीजेस। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एटम का साइज लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होता है, और इसके 2 रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स, सो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे देखें हम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली अगर हम देखें ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, मतलब ऊपर से नीचे जो है वो एटम का साइज बड़ा होता जाता है, एटम बड़ा होगा, 152 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, देखो ये 152 छोटा है, फिर 186 सोडियम का थोड़ा बड़ा है, देन 231 थोड़ा और बड़ा है, देन 244 इंक्रीज इन साइज, 262 इंक्रीज इन साइज। देखो लिथियम में 2 शेल है और सोडियम में 3 शेल है, मतलब 2 शेल होंगे तो डिस्टेंस कम होगी, 3 शेल होंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इसका रीज़न क्या है, ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने का? देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, मतलब शेल नंबर इंक्रीज होगा। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है
फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से साइज ऑफ द atom is increased from top to bottom in groups. This happen because the inner energy levels are filled with electrons which serves to shield the outer electron from pull of the nucleus. देखो एटम का साइज ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ने का एक और रीज़न है विच इज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? ओके, सी दिस इज द शील्डिंग इफेक्ट और वी ऑल्सो कॉल इट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. हम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. सो सी दिस इज न्यूक्लियस. तो देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है. तो ये न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. और इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ये इलेक्ट्रॉन और इसके पास वाला, इनमें रिपल्शन होता है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर. तो ये सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन होगा बिटवीन सेम शेल. इस शेल और इस शेल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन. इसके अलावा ये एक शेल है और ये दूसरा शेल है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज. ओके, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन है बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है. ओके, सो अब देखो होगा क्या. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम एटॉमिक साइज बोलते हैं. ये न्यूक्लियस, ये जो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये शील्डिंग का काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं. मतलब पूरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बाहर नहीं आने दे रहे हैं. इस इलेक्ट्रॉन तक ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है यहाँ तक ये चार्ज नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये जो है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं. जैसे कोई शील्ड होती है ना, हमको प्रोटेक्ट करती है किसी चीज़ से, तो उसी तरीके से ये शील्ड है. ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं आने दे. जैसे ओजोन लेयर होती है, वो एक शील्ड है हमारे लिए जिससे कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे नहीं आ पाती. उसी तरीके से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज यहाँ बाहर नहीं आ पा रहा पूरे तरीके से बिकॉज ऑफ दिस इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसकी वजह से पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं रख पा रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं लग पा रहा है. देन ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट कम हो रहा है, तो साइज बढ़ रहा है. ओके, शील्डिंग इफेक्ट. देन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा. देन अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. एंड द पॉजिटिव चार्ज एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज. तो जितना इसका चार्ज है ओरिजिनल, उससे थोड़ा कम चार्ज यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो दिस इज अगेन द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दिस इज नोन एज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ड्यू टू रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. देखो एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. ये सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा न्यूक्लियर चार्ज को. देन पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल एंड देन एफ. ओके, एस शेल, पी शेल, डी या एफ, इस तरह से भी बोल सकते हो सब शेल. अगर एस इलेक्ट्रॉन में एस वाले शेल में, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चार्ज को सबसे अच्छे से शील्ड करेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे. पी में तो कम, थोड़ा डी में कम, और एफ का सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट होगा. Okay, so this is again the reason of decrease in atomic size from top to bottom. Next, what is van der Waals radius? This is another terms. It is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atom. ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस होगी जब वो नॉन बॉन्डेड होंगे, आइसोलेटेड मतलब अलग होंगे, उनके बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. समझ में आ रहा? पहले हमने कोवेलेंट वाले में देखा था, वहाँ बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन van der Waals रेडियस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. तो टू एडजेसेंट एटम, आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में वो हो सकते हैं. देखो सी दिस इज टू एटम और अनदर एटम, ये दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, ये बॉन्ड नहीं है इनके बीच में. तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इसी का हम हाफ कर दें तो वो कहलाएगी आपकी van der Waals रेडियस. नॉन बॉन्डेड कंडीशन में जब दो एटम की हम
रेडियस को मेज़र करेंगे तो वॉन डेर वाल रेडियस कहलाएगी। सी ये एटम के बीच में है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल है। सपोज दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एंड दिस इज H2। ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और एक पूरा एक ये मॉलिक्यूल है। इन इसके बीच में और इसके इस सी दिस न्यूक्लियस और दिस न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो न्यूक्लियस है इसका हम हाफ करें तो ये वॉन डेर वाल रेडियस कहलाएगी। बिकॉज ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। बॉन्ड इस एटम और एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में जब हम रेडियस को मेज़र करेंगे तो इट इज़ नोन एज वॉन डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट आयनिक रेडियस। व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस क्या होती है? सो देखो, फॉर आयनिक रेडियस, फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए हम इसको मेज़र करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड मीन्स एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो सी दिस इज द कैटायन, कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आइटम, ठीक है। सो दिस इज, अब ये एक एटम है, ये कैटायन है, ये एनायन है ना। जैसे NaCl है, सपोज एग्जांपल हम ले लें NaCl, Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो ये दोनों एटम जब पास पास होते हैं तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका हम हाफ आधा कर दें तो इसको हम बोलेंगे, ये देखो ये वाला कैटायन है तो इसकी आधी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ऑफ कैटायन, और ये एनायन वाला है, ये एनायन है यहाँ से ये, तो एनायन की हाफ डिस्टेंस जो कहलाएगी रेडियस ऑफ एनायन। ओके, तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये कैटायन और एनायन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ कहलाएगा रेडियस ऑफ कैटायन एंड आधा कहलाएगा रेडियस ऑफ एनायन। ओके, देन नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ द आयनिक रेडियाई विथ कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस। अब हम दो रेडियस को आपस में कंपेयर करेंगे। रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, पेरेंट एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एंड रेडियस ऑफ कैटायन। तो पेरेंट एटम और उससे बना जो कैटायन है उन दोनों की रेडियस को कंपेयर करते हैं। तो रेडियस ऑफ पेरेंट एटम है, जो पेरेंट है जिससे कैटायन बना है उसकी साइज ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू कैटायन। देखो सोडियम है, दिस इज सोडियम विदाउट चार्ज, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा Na+। तो 1s2 2s2 2p6, ये इसका 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। सो ये पेरेंट एटम है, सी दिस इज पेरेंट एटम एंड दिस इज कैटायन। ये पेरेंट है, इससे बना है Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद -1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एटम हियर इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन एंड हियर 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। देन न्यूक्लियर चार्ज कितना, प्रोटॉन तो उतने ही है, 11 प्रोटॉन इधर भी है एंड 11 प्रोटॉन इधर भी है। साइज देखें हम, दिस इज पेरेंट एटम, साइज है इसका 186 पिकोमीटर साइज इज 186 पिकोमीटर, और ये कैटायन का साइज देखो 95 पिकोमीटर, छोटा है ना। तो पेरेंट एटम इज ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कैटायन। रीजन, इसका रीजन क्या है कि पेरेंट एटम बड़ा है और कैटायन छोटा क्यों है? इसका रीजन देखो, रीजन है बिकॉज कैटायन हैज़ फीवर इलेक्ट्रॉन वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन न्यूक्लियर का चार्ज उतना ही है। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है लेकिन न्यूक्लियर का चार्ज उतनी, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही लग रहा है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, दूसरा रीजन क्या देखो, यहाँ पर कितने शेल है, 3s1 है, यहाँ पर 3 शेल है, मतलब ये तीसरा है ना, यहाँ पे 3 शेल है और यहाँ पर 2 शेल है। शेल नंबर भी कम हो गया जिसकी वजह से इसका साइज भी कम हो गया। तो इसके 2 रीजन है, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है बट इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। ओके, तो ये था कैटायन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियस ऑफ एनायन। So this is the radius of parent atom and radius of anion. तो radius of anion is greater than parent atom। जो parent atom होगा वो छोटा होगा और anion का साइज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, तो anion कैसे बनता है? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। सी दिस इज क्लोरीन एटम, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p6। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl-। यहाँ पे 3p5 था, देन इट इज़ 3p6 हो जाएगा ये। ओके, सो अब हम कंपैरिजन करते हैं। दिस इज पेरेंट एटम, दिस इज एनायन। ओके, तो हियर 17 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, इधर 18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। इधर न्यूक्लियर चार्ज 17, इधर न्यूक्लियर चार्ज 17,
इसका साइज देखो 99 पिकोमीटर और एनायन का साइज 181 पिकोमीटर, मतलब रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, इसका रीजन क्या है? सो रीजन ऑफ दिस यू कैन सी दिस, the size of anion will be larger than that of the parent atom because the addition of one or more electron would result in the increased repulsion। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब रिपल्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन ऑफ साइज ऑफ रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से एनायन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ओके, सो दिस इज द atomic size, all of about the atomic size, and next session we will discuss about the isoelectronic species, then ionization, enthalpy। okay, आज के लिए इतना ही। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ मेक नोट्स, जो भी आज पढ़ाया है उसके नोट्स बना लें अच्छे से, एंड राइट इन योर नोटबुक एंड रीड योर NCERT बुक। आपकी बुक पढ़ने की आदत डाल लें। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।